मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ? नारुतो ने कहा। और मैं क्या सोच रहा हूँ? खैर, तुम चाहते हो कि हम तीनों एक 3 सदस्यीय टीम में हो ताकि तुम हमें ट्रेनिंग देना जारी रख सको, और हमारा सेंसे कोई भी हो, मुझे विश्वास है कि तुम हमें उससे ज्यादा ट्रेनिंग दोगे, लेकिन मैं अभी भी उत्सुक हूँ। सस्के ने कहा कि नारुतो क्या पूछता है कि तुम वास्तव में कितने ताकतवर हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ तक खास हो, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं दिखाते कि तुम वास्तव में कितने ताकतवर हो। यह महत्वपूर्ण नहीं है, नारुतो ने कहा। बेशक, सस्के ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना पीछे हूँ। खैर, तुम नहीं हो, नारुतो ने कहा। फिर उसने अपना सिर घुमाया, सस्के से बात करना बंद कर दिया। सस्के बुदबुदाया। जब भी उसकी ताकत की बात आती थी तो नारुतो हमेशा ऐसा ही था। वह कुछ छिपा रहा था, लेकिन वह यह नहीं बता पा रहा था कि वह अपनी कितनी ताकत छिपा रहा है। लेकिन अभी के लिए वह शांत रहेगा। जल्द ही वे लड़ेंगे और वह वास्तव में देखेगा कि वह कितना ताकतवर है जब वे एक पूरी तरह से लड़ाई करेंगे। लेकिन अभी वह नारुतो का कोई मुकाबला नहीं है, उसे और मजबूत होने की जरूरत है। तभी मीटो वापस आई। वह उदास चेहरा ली उन दोनों के पास आई। सस्के ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे यह काफी अजीब लगा कि मीटो पास नहीं हुई, लेकिन फिर वह मुस्कुराई। उसने पीछे से हेडबैंड निकाला। लगा मैं फेल हो गई है ना, उसने कहा। सस्के ने उसे घूर कर देखा। नारुतो ध्यान नहीं दे रहा था, वह बाहर देख रहा था। हे बड़े भाई, मैं पास हो गई, उसने कहा। मुझे पता है, नारुतो ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम हो जाओगे। हाँ, लेकिन मैं सच में पास हो गई, और मैं एक जेनिन हूँ, और जल्द ही मैं एक टीम में होंगी, और मुझे गांव के बाहर मिशन मिलेंगे, और फिर मैं खुद को साबित कर पाऊंगी होकागे बनने के लिए, और कोई भी मुझे फिर कभी नीची नजर से नहीं देखेगा। वह सपनों की आवाज में कीबा ने मीटो के पीछे प्रकट होते हुए कहा, मैं वह हूँ जो होकागे बनेगा। सच में कीबा? मीटो ने कहा। बेशक, उसने कहा। उसके सिर पर अकमारू ने भौंका। सिर्फ इसलिए कि तुम अब एक जेनिन हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे हराकर होकागे बनोगी। मीटो ने कीबा को घूरते हुए कहा। कीबा ने भी उसे घूर कर देखा। हे नारुतो, इनो ने कहा। वह अपना हेडबैंड दिखा रही थी। यह काफी विडंबनापूर्ण होगा अगर तुम्हें इनमें से एक नहीं मिला। अगर मैं पास हो गई तुमसे बेहतर बनकर, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन नारुतो ने कुछ नहीं कहा। हे एक्नॉलेज मी, उसने कहा। वह उसकी ओर मुड़ा। बधाई हो, उसने कहा। यह हुई ना बात, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। नारुतो उजुमाकी। नारुतो को बुलाया गया। फेल मत होना, इनो ने कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे बड़े भाई फेल होंगे? ना, इनो ने कहा। मैं बस उसके साथ मजाक कर रही हूँ। नारुतो वहाँ पहुँचा। उसने मिजुकी को देखा। वह उसे अजीब तरह से देख रहा था। नारुतो उससे अपने लिए कंटेम्प्ट महसूस कर सकता था। उसकी ओर आ रहा है। उसे नहीं पता था कि क्यों। उसे इस आदमी से कोई शिकायत नहीं थी, और इस आदमी को उससे क्या शिकायत थी, या शायद यह उसके खिलाफ नहीं था। नारुतो ने अपना सिर हिलाया। तभी इरुका ने उसे टोका। नारुतो, पहला टेस्ट क्लोन जुत्सु है। नारुतो ने हैंड साइंस बनाए और एक क्लोन प्रकट हुआ। इरुका मुस्कुराया। उसने बोर्ड पर सही का निशान लगाया। तभी क्लोन गायब हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, उसने कहा। नारुतो इरुका की एक सटीक नकल में बदल गया। काफी अच्छा किया, इरुका ने कहा। जैसे नारुतो ने उन्हें उठाया और उन सभी को फेंक दिया। वे सभी सर्कल के पास धंस गए, लेकिन वे परफेक्ट नहीं थे। खैर, नारुतो कौशल के शानदार प्रदर्शन के बाद मिजुकी ने नारुतो को उसका हेडबैंड सौंपा। नारुतो ने उसे लिया। उसने अपने बाल पीछे किए और उसे अपने सिर पर बांध लिया। बधाई हो, इरुका ने कहा। नारुतो ने बस सिर हिलाया और चला गया। बाहर आते ही इनो दौड़कर उसके पास आई। तो तुम पास हो गए, उसने कहा। तुम्हें क्या लगा था, उसने पूछा। हमेशा इतना घमंडी बर्ताव करते हो, उसने कहा। अगर तुम फेल हो जाते तो क्या होता? तब तुम क्या कहते? अगर मैं वह परीक्षा फेल हो जाता तो किसी और के पास होने की कोई उम्मीद ही नहीं होती, उसने कहा। इनो ने उसे घूर कर देखा। रुको, क्या तुम कह रहे हो कि हम में से कोई भी तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, उसने पूछा। बेशक, उसने कहा, और वह बस वहाँ से चला गया। अगला नंबर सस्के का था। कुछ नामों के पुकारे जाने के बाद वह भी अपना हेडबैंड लेकर वापस आया। दूसरी साकुरा हारुनो थी। वह भी पास हो गई। उसी दिन बाद में नारुतो, मैं और बाकी लोग जश्न मनाने जा रहे हैं। बारबेक्यू शैक पर आना चाहोगे? मीटो ने कहा। माफ करना, मुझे कुछ काम है, घर पर मिलते हैं, उसने कहा, और वह बस चला गया। मीटो ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, उसने कहा, और वह बाकी लोगों के साथ चली गई। उन सभी ने बारबेक्यू का मजा लिया, उसने और लड़कियों ने। उसके बाद मीटो घर जा रही थी, तभी वह मिजुकी को देखकर रुक गई। वह बस वहीं खड़ा था। आह मिटो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, उसने कहा। मिजुकी समा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उसने पूछा। ओह देखो, मैं तुम्हें जेनिन परीक्षा का एक विशेष हिस्सा देने आया हूँ। विशेष हिस्सा, उसने उलझन में कहा। ओह मिटो, परीक्षा काफी आसान थी, तुम्हें नहीं लगता? हाँ वे थी, उसने कहा। खैर, एक और हिस्सा है, ये देखने के लिए कि क्या तुम सच में जेनिन बनने के लिए तैयार हो। इसे गुप्त रखा जाता है, इसीलिए मैंने पहले ही सस्के और तुम्हारे बड़े भाई को वह हिस्सा दे दिया है। और वे दोनों पास हो गए हैं। वे पास हो गए? हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम्हारी बारी है, और यह देखते हुए कि तुम तीनों काफी
करीब हो। मैं तुम तीनों को एक ही टीम में रहने की अनुमति दूंगा। वाह, ये बहुत बढ़िया होगा, उसने कहा। सच में? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, और अगर तुम यह परीक्षा पास कर लेती हो तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा प्रशिक्षक भी दूंगा। परीक्षा क्या है? उसने काफी जल्दी में पूछा। खैर, बहुत आसान है, यह एक इन्फिल्ट्रेशन की परीक्षा है, घुसपैठ। उसने कहा, तुम्हें होकागे के बेसमेंट में जाना है और वहाँ से एक बड़ा स्क्रोल लाना है। तुम उसे देख लोगी, वह सबसे बड़ा वाला है, बस इतना ही। उसने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें वहाँ के किसी भी गार्ड की नजर में नहीं आना है। और यही परीक्षा है? उसने कहा, हाँ, तुम्हारे भाई और सस्के ने भी यही किया था। अब तुम्हें जल्दी करनी होगी। जब तुम्हें स्क्रॉल मिल जाए तो उसे जंगल में मुख्य मैदान क्लियरिंग में ले आना, और होकागे, मैं और अरुका वहाँ तुम्हें बधाई देने के लिए मौजूद रहेंगे, और तुम्हारे भाई और सास्के भी। मिटो मुस्कुराई। मैं अभी वापस आती हूँ, उसने कहा और दौड़ पड़ी। इस बीच नारुतो सड़क पर चल रहा था। मीटो को अब तक घर आ जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आई थी, इसीलिए वह उसे ढूंढ रहा था। तभी नारुतो ने अनबूस को देखा, जो बहुत तेज गति से एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी को ढूंढ रहे हों। वह होकागे के टॉवर के पास ही था, इसलिए उसने जांच करने का फैसला किया। जब नारुतो वहाँ पहुँचा तो उसने सरुतोबी को देखा और एक अनबू जो वहाँ से झटके से निकल गया। हे बूढ़े आदमी, क्या हो रहा है? नारुतो ने पूछा। नारुतो, ऐसा लगता है कि मीटो ने सीलिंग का फॉरबिडन स्क्रॉल ले लिया है। नारुतो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या? हाँ, वह ऐसा क्यों करेगी? नारुतो ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे ढूंढने के लिए एनबुस को भेज दिया है। आपको यह किसने बताया? यह मिजुकी था। नारुतो का दिमाग पुरानी बातों पर दौड़ने लगा। वह आदमी उससे नफरत नहीं कर रहा था, वह शायद मिटो की तरफ भावनाओं की लहरें भेज रहा था। क्या वह अभी भी उन लोगों में से एक हो सकता है जो उससे नफरत करते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, नारुतो ने कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तुम क्या कर रहे हो? सरुतोबी ने पूछा। नारुतो ने कुछ नहीं कहा। 1 मिनट बीतने के बाद उसने झटके से अपनी आंखें खोली। मैंने उसे ढूंढ लिया, उसने कहा। तुमने क्या किया? सरुतोबी ने पूछा। मुझे यह ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और मीटो या सस्के के चक्र के बारे में सोचता हूँ, या यहाँ तक कि आपके बारे में भी, तो मैं आपको गाँव में कहीं भी ढूंढ सकता हूँ। सरुतोबी यह सुनकर हैरान रह गए। तुम्हारे पास इस स्तर की सेंसरी क्षमता है? तुम हमें गाँव में कहीं भी ढूंढ सकते हो? हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितनी दूर तक काम करता है, लेकिन अभी वह जंगल में नहीं है। मैं उसे ले आऊंगा, नारुतो ने कहा। सरुतोबी यह सुनकर दंग रह गए। क्या नारुतो के पास सच में इतनी सेंसरी एबिलिटी थी कि वह गांव में किसी को भी महसूस कर सके, पूरे गांव के आसपास? यह असंभव था, है ना? खैर, नारुतो बेहद खास था, लेकिन गांव के चारों ओर सब कुछ महसूस करना, किसी के भी चक्र का सटीक पता लगाना, यह पागलपन था। नारुतो आखिरकार जंगल में पहुंच गया और उसने प्रवेश किया, क्योंकि वह अभी भी मीटो के चक्र के निशान का पीछा कर रहा था। इस बीच मीटो रो रही थी और उसने स्क्रॉल को काफी कसकर पकड़ा हुआ था, क्योंकि अरुका ने अभी अभी उसे बताया था कि उसके अंदर एक 9-tailed फॉक्स है। उसी दानव लोमड़ी ने गांव को तबाह कर दिया था और अनगिनत जानें ली थी। उसके बगल में अरुका जमीन पर पड़े डिढ़ा था, जिसकी पीठ में एक फूमा शूरिकेन फंसा हुआ था। अब छोकरी, मुझे स्क्रॉल दे दो, मिजुकी ने कहा, जैसे ही वह आगे बढ़ा। नहीं, तुम गद्दार हो, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगी। ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मुझे इसे तुम्हारी लाश से लेना पड़ेगा, उसने कहा। मिटो, भागो, अरुका ने खुद को उठाते हुए कहा। अरुका, चुप रहो, मिजुकी ने कहा। वह मुझसे तेज नहीं भाग सकती। उसने एक और फूमा शूरिकेन निकाला। ठीक है दानव छोकरी, मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति दे देता हूँ, उसने कहा और उसे ऊपर उठाया। लेकिन फिर वह रुक गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर लिया हो। उसे लगा जैसे उसकी जान खींची जा रही हो और वह बहुत तेजी से कांपने लगा। उसे लगा जैसे कोई बहुत ही शांति से उसके पास से गुजरा हो। जब उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाकर देखा तो वह दूसरा बच्चा था, उसका भाई। नारुतो बस मिजुकी के पास से गुजर गया। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मिजुकी को लगा जैसे वह हिल नहीं पा रहा है इस अजीब सी मौजूदगी के कारण जो उस बच्चे से आ रही थी और सीधे उस पर हावी हो रही थी। नारुतो मीटो के पास गया। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। मीटो ने रोते हुए नारुतो की तरफ देखा। क्या मैं सच में वही राक्षस हूँ जिसने गांव को तबाह किया था? नारुतो ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम कोई राक्षस नहीं हो मैटो, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। नारुतो ने 2 क्लोन्स बनाए, जबकि मिजुकी उस दबाव को झटकने की कोशिश कर रहा था जिसने उसे जकडाच रखा था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वह स्क्रॉल लेकर जाने दूंगा? मिटो, मुझे स्क्रॉल दे दो, नारुतो ने कहा। भाई, मिजुकी एक गद्दार है, वह इसे चाहता है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने उसे एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान देते हुए कहा। अरुका अभी भी जमीन पर था। नारुतो ने उसकी पीठ से वह शूरिकेन निकाला जिससे अरुका दर्द से कराह उठा। एक क्लोन ने अरुका को उठाया और दूसरे ने मिटो को अपनी बाहों में उठाया और वे वहाँ से चले गए। नारुतो ने स्क्रॉल को एक पेडियज के सहारे टिका दिया। वह कुछ नहीं बोल रहा था। मिजुकी तब आगे बढ़ा। हे छोकरे, बस उसे मुझे सौंप दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों? नारुतो ने कहा। तुम्हें
तुम्हें ये स्क्रॉल क्यों चाहिए? मिजुकी अभी भी उस शूरिकेन को पकड़े हुए था। मुझे बताओ क्यों? मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा, बस मैं यह जानना चाहता हूँ। हाँ खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरे भगवान उरोचिमारू के लिए है। उरोचिमारू, नारुतो ने कहा। हाँ, एक बार जब मैं ये स्क्रॉल सौंप दूंगा तो मैं उनका सेकंड इन कमांड बन जाऊंगा, कबूतो से भी ऊपर, और तब मुझे वह मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ। ताकत, ऐसी ताकत जिसका इस्तेमाल करके मैं किसी को भी कुचल सकता हूँ। तो तुमने मेरी बहन का राज खोला और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की क्योंकि तुम्हें ताकत चाहिए थी, उस बच्चों के पीछे भागने वाले डरपोक का मोहरा बनने के लिए। भगवान उरोचिमारू के बारे में इस तरह से बात मत करो। तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। वह इस गांव के तुम में से किसी भी व्यक्ति से कहीं ऊपर हैं। तो इतने समय से तुम एक गद्दार थे, नारुतो ने कहा, और तुमने मेरी बहन को इसमें घसीटा और तुमने उसे उसके अंदर की लोमधी के बारे में बताया। ओह, तो तुम्हें उस बारे में पता था? उसे न बताकर तुम कितने बुरे भाई बने। मैं बस नहीं चाहता था कि उसे दर्द महसूस हो, वैसा दर्द जो तुमने अभी उसे दिया है, और ऐसी चीज के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, नारुतो ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी बहन को दुखी किया है। अचानक मिजुकी पीछे हट गया क्योंकि नारुतो के नीचे की जमीन उसके दबाव से ही फटने लगी थी। मिजुकी ने देखा कि नारुतो के शरीर पर बने सभी अजीबोगरीब सील्स चमकने लगे हैं। वे उसके पूरे हाथों को ढक रहे थे। वह सोच रहा था कि वे कितने गहरे हैं। चूंकि नारुतो ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, वह उन्हें नारुतो के पैरों पर भी देख सकता था। वे उसके पैरों पर नीचे तक जा रहे थे। ये सब क्या है? तुम देखो, इन सालों में मैंने अपनी ताकत को रोक कर रखा है क्योंकि यह इतनी ज्यादा है कि बेकाबू हो सकती है, और मैं गलती से भी अकादमी के किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन तुम एक कचरे के अलावा कुछ नहीं हो, एक गद्दार, वह चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, नारुतो ने कहा। जैसे ही मिजुकी ने फूमा शूरिकेन को आगे की तरफ फेंका, नारुतो ने अपना हाथ उठाया और अचानक कहीं से एक ब्लैक रॉड प्रकट हुई और उसने फूमा शूरिकेन के ठीक बीच में वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। वह क्या है? नारुतो ने मिजुकी के सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने प्रशिक्षण के वर्षों में नारुतो को एहसास हुआ था कि वह ये अजीब काली रॉड बना सकता है और उन्हें हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, और वे काफी मजबूत होती हैं। जब कुनाई या शूरिकेन की बात आती है तो वे उनसे टकरा सकती हैं और उन्हें डिफ्लेक्ट भी कर सकती हैं। मिजुकी ने हैंड साइन बनाए, अर्थ स्टाइल, अर्थ शेकर, उसने कहा, और जहां वह खड्डा था वहां की पूरी जमीन हिलने लगी। लेकिन नारुतो मजबूती से खड़खड़ा रहा, जबकि मिजुकी ने अपनी आंखें सिकोड़ दस ली। तुम आखिर क्या हो? तुम कोई साधारण जेनिन नहीं हो। मुझे बेवकूफ समझना एक बात है, लेकिन मेरी बहन से पंगा लेना दूसरी बात है, नारुतो ने कहा। पलक झपकते ही नारुतो गायब हो गया। मिजुकी ने चारों ओर देखा, लेकिन वह नारुतो को नहीं देख पाया जब तक कि उसे महसूस नहीं हुआ कि किसी चीज ने उसे पीछे से बहुत जोर से मारा है। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गईं क्योंकि नारुतो ने उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया था। मिजुकी दर्द से कराह उठा। तभी नारुतो उसके सामने आया और अपने पैर उसके चेहरे पर दे मारे। मिजुकी का शरीर हवा में उड़ते हुए कुछ पेड़ों से जा टकराया। जैसे ही नारुतो उसकी तरफ चलने लगा, रात की रोशनी और नारुतो की चमकती सुनहरी आंखों के कारण मिजुकी को डर लगने लगा। जब नारुतो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, मिजुकी दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे उठा। अर्थ स्टाइल मड वॉल, उसने कहा। उसने एक विशाल मिट्टी की दीवार बनाई और वह भागने लगा। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते समय वह खून खांस रहा था। मुझे यहाँ से भागना होगा, उसने कहा। जैसे ही उसने पलक झपकाई, नारुतो उसके बगल में था। नारुतो ने उसका चेहरा पकड़ लिया और मिजुकी को पेड़ से नीचे ले आया। उसने उसका चेहरा इतनी जोर से जमीन पर पटका कि जमीन फट गई। मिजुकी की नाक टूट गई और उसके सारे दांत टूटकर गिर गए। फिर नारुतो ने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। मिजुकी रोने लगा। उसने सच में अपने कपड़े गीले कर दिए, जबकि नारुतो सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। उसने ऐसा डर महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। फिर नारुतो ने उसे वापस एक पेड़ पर फेंक दिया। वह जोर से उससे टकराया। वह दर्द से कराह उठा क्योंकि अब वह खुद को उठा नहीं पा रहा था। कृपया मुझे छोड़ दो, उसने कहा। उसकी आवाज दब गई थी। वह मुश्किल से बोल पा रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी इंसान को माफ नहीं करता, नारुतो ने कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, मिजुकी ने देखा कि नारुतो का हाथ लाल होने लगा है और फिर आग। यही आखिरी चीज थी जो मिजुकी ने देखी। इस बीच अनबू के साथ वे मिजुकी को ढूंढ रहे थे। वे सभी रुक गए जब उन्होंने एक विशाल आग का गोला देखा जिसने जंगल के आधे हिस्से को चीर दिया था। जंगल का आधा हिस्सा उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। वे सभी सदमे में देखते रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस तरह की ताकत कौन पैदा कर सकता है? इस ताकत को पैदा करने में कौन सक्षम हो सकता है? वे सभी भागकर वहां गए। हालांकि जब वे पहुंचे, उन्होंने देखा लाल बालों वाला बच्चा वहां खड़ा था। वह नारुतो उजुमाकी था। उसके हाथ में वह स्क्रॉल था। फिर उसने उसे अनबू लीडर की ओर बढ़ा दिया। उसने उसे पकड़ लिया। उसके बाल बैंगनी रंग
रंग के थे। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा। यहाँ क्या हुआ? उसने कहा। मैंने गद्दार का काम तमाम कर दिया, नारुतो ने कहा। जैसे ही वह जाने लगा उसने उसे रोक लिया। मेरे साथ चलो, तुम्हें होकागे से मिलना होगा और बताना होगा कि तुमने क्या किया है। मैं वैसे भी वहीं जा रहा था, नारुतो ने कहा, और वह उसके पास से गुजर गया। जैसे ही वह छलांग लगाकर जाने लगा वह वापस मुड़ी। कैट, उसके एनबू साथियों में से एक ने कहा, क्या सच में इस बच्चे ने यह आग पैदा की है? यह असंभव है ना? उस आदमी ने जंगल के अंदर उस विशाल खाली गड्ढे को देखा। उस आदमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बच्चा ऐसी आग पैदा कर सकता है। यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। वह बस उसके साथ चली गई, स्क्रॉल को वापस लाने के लिए होकागे के टॉवर की ओर। होकागे के टॉवर पर पहुंचकर नारुतो ने मिटो को देखा। वह सो रही थी। नारुतो ने समझाया कि उसने मिजुकी से क्या सुना था। ओरोचिमारू हम? सरुतोबी ने कहा। मुझे उसी समय उसका काम तमाम कर देना चाहिए था। शायद आपको कर देना चाहिए था, नारुतो ने कहा। उसने मिटो को उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया। नारुतो, सरुतोबी ने कहा, सील्स का काम कैसा चल रहा है? वे बिल्कुल ठीक हैं, नारुतो ने कहा, और फिर वह जाने लगा। जल्द ही मिलते हैं, बूढ़े आदमी। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला सरुतोबी बैठ गए। उनके माथे पर पसीना था क्योंकि उन्होंने वह सब होते हुए देखा था अपनी उस क्रिस्टल बॉल पर। लेकिन नारुतो ने वहाँ जो ताकत दिखाई थी वह एक बच्चे के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय थी। और इसके बारे में पागल कर देने वाली बात यह है कि सील्स अभी भी नारुतो पर थी। इसका मतलब था कि वह अपनी पूरी ताकत के करीब भी नहीं था। सरुतो भी चिंता करने लगे क्योंकि यह देखकर कि नारुतो ने अपनी बहन से पंगा लेने वाले का क्या हाल किया, उसने उस आदमी को जलाकर राख कर दिया, हड्डियां तक नहीं छोड़ी। उसी रात बाद में मिटो सो रही थी। नारुतो उसके पास खड़ा था। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसके माथे पर रख दिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, इस बीच पिंजरे में क्रेमर वहाँ बैठा था। वह गुर्राया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम यहाँ आने के लिए काफी घमंडी होगे या काफी बेवकूफ? नारुतो एक विशाल 9-tailed बीस्ट के सामने खड़ा था। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड का अंत यहीं होता है। अगर आप इस एपिसोड का अगला भाग देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी के लिए मैं चलता हूँ, आप लोगों से जल्द ही मिलता हूँ।